चलो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 14 ऑफ CPC 9008, जिसका टाइटल है सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ लॉ और ऑन इशू एग्रीड अपॉन। सो टाइटल से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस होनी है इस ऑर्डर 14 में कि कैसे कोर्ट केस को डिसाइड करेगी, सूट को डिटरमाइन करेगी, पार्टीज़ के दरमियान फ्रेमिंग फ्रेमिंग पे, मतलब जो इशू उनके दरमियान फ्रेम्ड हुए उसकी बेस पर, नंबर वन। और सेकेंडली ये कि जो इशू उन पार्टीज़ के दरमियान एग्रीड हुए हैं उनकी बेस पर केस की डिटर्मिनेशन होगी। सो इस ऑर्डर में बेसिकली दो सब्जेक्ट हैं जिसके मतलब ये ऑर्डर बात कर रहा है। दो चीज़ें इस ऑर्डर में कवर हुई हैं। नंबर वन ये कि केस का डिसाइड होना उन इशू पर जो कि कोर्ट ने पार्टीज़ के दरमियान फ्रेम किए हैं। इससे रिलेटेड रूल जो हैं वो हैं रूल 1 to 5 ऑफ ऑर्डर 14। इस पोर्शन से रिलेटेड रूल जो हैं, फर्स्ट 5 रूल जो हैं वो ऑर्डर 14 के इस मैटर से डील करते हैं कि मतलब जब कोर्ट जो पार्टीज़ के दरमियान उसने खुद इशू फ्रेम किया है उनके ऊपर वो केस को डिस्पोज ऑफ कर रही है। सेकंड पोर्शन जो है वो इस ऑर्डर का वो इस चीज़ के हवाले से कि जब पार्टीज़ के दरमियान इशू कोर्ट ने फ्रेम नहीं किए, उन्होंने खुद एग्री किए हैं कि इन इशू को हमारे दरमियान डिसाइड किया जाए, उन एग्रीड इशू पर जब कोर्ट केस को डिस्क्लोज़ करेगी, ये पोर्शन जो है वो डिस्कस हुआ है इस ऑर्डर में। और इससे रिलेटेड लास्ट 2 रूल हैं इस ऑर्डर के, रूल 6 एंड 7, वो इससे डील करते हैं। सो टोटल 7 रूल हैं इस ऑर्डर के और 2 ही चीज़ें जो हैं वो इस ऑर्डर में डिस्कस हुई हैं। इनको स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि एक आइडिया, एक चीज़ जो है आपके माइंड में क्लियर हो कि ये जो ऑर्डर 14 है और इससे आने वाले जितने भी आगे जो फर्दर ऑनगोइंग रोल्स जितने ऑर्डर होंगे वो सारे जो है वो ट्रायल स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग से डील करते हैं। मतलब अब ऑर्डर 14 से बाद जितने भी ऑर्डर CPC के अंदर आप लोगों ने पढ़ने हैं वो बेसिकली कोर्ट की जो है वो ट्रायल स्टेज स्टार्ट हो गई है और ये सारे ऑर्डर जो है वो ट्रायल स्टेज से डील करते हैं। जो ऑर्डर 14 से पीछे वाले सारे ऑर्डर हैं, ऑर्डर 1 to 13, वो बेसिकली प्री ट्रायल प्रोसीडिंग से डील करते थे। मतलब अभी जब ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ था तो वो सारे ऑर्डर उन प्री ट्रायल प्रोसीडिंग से डील करते थे। और आगे अब ट्रायल प्रोसीडिंग से रिलेटेड जितने ऑर्डर हैं वो ऑर्डर 14 से आगे आने वाले सारे ऑर्डर ट्रायल प्रोसीडिंग से डील करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करना है फ्रेमिंग ऑफ इशू के बारे में। सो जब इशू फ्रेम हो जाते हैं केस के अंदर, तो इशू फ्रेम होने के बाद जितनी भी प्रोसीडिंग होती है वो ट्रायल स्टेज की प्रोसीडिंग होती है और इशू फ्रेम होने से पहले जितनी भी प्रोसीडिंग होती है वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग होती है केस में। सो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 14 को। कि ऑर्डर 14 के नॉर्मली 2 सब्जेक्ट हैं। 2 चीज़ों के बारे में ऑर्डर 14 डील कर रहा है। नंबर 1 ये कि कोर्ट का केस को डिस्क्लोज़ करेगी उन इशू पर जो इशू उसने खुद पार्टी के दरमियान फ्रेम किए। रूल 1 to 5 इस पोर्शन से डील करता है। सेकंड पोर्शन इस ऑर्डर का ये है कि कोर्ट जो है पार्टीज़ के दरमियान केस को डिस्क्लोज़ करेगी उन इशू पर जो कि इशू पार्टीज़ ने खुद अपने दरमियान फ्रेम किए और एग्री हुए कि इन इशू को हमारे दरमियान डिसाइड कर दिया जाए। रूल 6 to 7 ऑफ ऑर्डर 14 इस पोर्शन से डील करता है। तो स्टार्ट करते हैं। रूल 1, फ्रेमिंग ऑफ इशू। टोटल 6 सब रूल हैं इस रूल 1 के। इस रूल में बेसिकली 4-5 चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि कब कोर्ट जो है वो पार्टीज़ के दरमियान इशू को फ्रेम करेगी, कब उनके दरमियान इशू को फ्रेम नहीं करेगी, इशू की कितनी काइंड्स हैं और इशू पार्टीज़ के दरमियान बेसिकली रेस कब होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इस रूल 1 के अंदर डिस्कस हुई हैं। सो रूल 1, सब रूल 1 स्टेट दैट इशू अराइज व्हेन अ मटीरियल प्रोपोज़िशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज़ अफर्म्ड। सो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 ये कहता है, सब रूल 1 स्टेट दैट इशू अराइजेस व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय द वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर। तो कह रहे हैं कि इशू रेज होता है पार्टी के दरमियान तब जब एक मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ, मटेरियल प्रोपोजिशन से मुराद है कि एक मेजर, एक अहम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ एक पार्टी असर्ट कर रही है, फर्म कर रही है कि ऐसा होता एग्जिस्ट है और दूसरी पार्टी उस क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिनाई करे। तो देन इस
सिनेरियो के अंदर दो पार्टीज़ के दरमियान एक इशू यानी कि एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, मतलब एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक पार्टी कहती है कि ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा है, और दूसरी पार्टी कहती है कि ऐसा नहीं है, वो इसे डिनाई कर रही हो। तो अब इन दोनों के दरमियान जब ये एडमिशन डिनाइल की सिचुएशन रेज होगी तो इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान बेसिकली एक डिस्प्यूट रेज हो जाएगा। रूल टू, सब रूल टू स्टेट दैट मटेरियल प्रोपोजिशन और दो, अब इसमें ना बेसिकली बताया हुआ है कि मटेरियल प्रोपोजिशन बेसिकली क्या है। When a material proposition are those proposition of law or fact which the plaintiff must allege in order to show a right to sue or a defendant must allege in order to constitute his defense। फिर material proposition मतलब ये जो legal situation, legal question, अहम question of law, वो question of law और question of fact है। material proposition basically वो proposition of law और fact हैं जो कि एक प्लेंटिफ ये इन्हें अलेज इसलिए करता है क्योंकि वो कहता है कि इनकी बेस पे भाई मेरा राइट टू स्यू एग्जिस्ट करता है, और डिफेंडेंट इन्हें इसलिए अलेज करता है, वो कहता है कि इनकी बेस पे भी मेरा राइट ऑफ डिफेंस रिलाई करता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब वो प्रोपोजिशन ऑफ वो क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो प्रोपोजिशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जिनके ऊपर प्लेंटिफ का राइट टू स्यू डिपेंड करा और डिफेंडेंट का राइट टू डिफेंड डिपेंड करा, उन्हें हम मटीरियल प्रोपोजिशन कहते हैं। So next is sub rule 3. Each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of a distant issue। मतलब कहने एक material proposition एक property कह एक सॉरी एक पार्टी कह रही कि है, दूसरी पार्टी से डिनाई कर रही है, वो बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंट इशू, मतलब वो इनके दरमियान एक डिस्प्यूट बन जाता है। मतलब जब एक फैक्ट एक पार्टी कह रही कि ऐसा है, दूसरी पार्टी से डिनाई कर रही, तो वो क्या बनेगा, वो पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट बन जाएगा। नेक्स्ट है इशू की दो काइंड हो सकती हैं, एक इशू ऑफ फैक्ट और एक इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ फैक्ट को हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी कह सकते हैं, इशू ऑफ लॉ को हम क्वेश्चन ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। अब दो काइंड ऑफ इशू तो आपको पता चल गई, बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। सो भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये जो इशू ऑफ फैक्ट होते हैं ना, इनको हम लोग विद द हेल्प ऑफ फैक्ट और एविडेंस साबित करते हैं, जबकि क्वेश्चन ऑफ लॉ और जो इशू ऑफ लॉ है इनको हम विद द हेल्प ऑफ लॉ साबित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी आपको केस के अंदर अलेज करते हो कि भाई फलां मुआहदा हुआ था हमारे दरमियान, या फलां कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या ये पार्टी ने ये काम किया था, या आप ये कहते हो कि इसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, आप कहते हो इस पर्सन ने फ्रॉड किया, या आप कहते हो भाई इसकी मेलाफाइड इंटेंशन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फैक्ट है। जबकि अगर आप कहते हो कि भाई फलां सूट का कानून की नज़र में मेंटेनेबल नहीं है, ये टाइम बार्ड है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें जो कि विद द हेल्प ऑफ लॉ साबित होंगी, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होंगी। ठीक है, ये आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है रूल 5। वो कह रहे हैं एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट shall after reading the plaint and the written statement if any and after such examination of the parties as may appear necessary। वो कह रहे हैं पहली पेशी पे ही कोर्ट ने क्या किया, प्लेंट को रीड किया और रिटर्न स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद और पार्टीज की एग्जामिनेशन करने के बाद अगर ज़रूरी था, सर्टन अपॉन व्हाट मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ द पार्टीज आर एट वेरियस, उसने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कौन से क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे पार्टीज का वेरियंस यानी इख्तलाफ है, एंड शेल देयर अपॉन प्रोसीड टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड द इशू, और फिर उसी की बेस के ऊपर उसने फ्रेमिंग ऑफ इशू करनी है और उनको रिकॉर्ड करेगा ऑन विच द राइट डिसीजन ऑफ द केस अपेयर टू बी डिपेंड। मतलब वो इन्हीं चीज़ों की बेस पर ना फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगा जिस पर उसे लग रहा होगा कि इन इशू के ऊपर बेसिकली केस का राइट डिसीजन डिपेंड करता है जो मैं इशू फ्रेम कर रहा हूँ, मतलब इस तरह वो केस इस तरह जो है वो इशू फ्रेम करता है इनके ऊपर। नेक्स्ट है रूल 6 है, ये सब रूल 6 ये बेसिकली कहता है कि कब कोर्ट को इशू फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती। अगर नथिंग इन दिस रूल रिक्वायर द कोर्ट टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड इशू वेयर द डिफेंडेड एट द फर्स्ट हियरिंग द सूट मेक नो डिफेंस। मतलब पहली पेशी पे ही अगर डिफेंडेड अपना कोई डिफेंस ना रेज करे तो फिर कोर्ट को भी इस सिनेरियो के अंदर इशू को फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेड को ही नहीं पड़ी अपने आप को डिफेंड करने की, तो फिर कोर्ट को क्या ज़रूरत है इशू फ्रेम करने की। अब जो रूल 1 था ऑर्डर 14 का, उसमें सब रूल 5 के अंदर जो है वो पंजाब में एक नया रूल 5 जो उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया है। सो वो क्या कहता है, वो कह रहे हैं कि सब रूल 5 स्टेट दैट एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट एंड आफ्टर द प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 10, 11 एंड 12। मतलब पहली पेशी पे ही और ऑर्डर 10, 11, 12 की प्रोसीडिंग के बाद। अब ऑर्डर 10, 11 और 12 की प्रोसीडिंग क्या है, मतलब कि ऑर्डर 10 के तहत पार्टीज़ की एग्जामिनेशन करने के बाद, ऑर्डर 11 के अंदर अगर प्लेंट के अंदर कोई फैक्ट क्लियर नहीं था तो पार्टीज से इंटेरोगेटरीज और डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करने के बाद, और ऑर्डर 12 में पार्टीज से क्या जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे अपनी प्लीडिंग में दूसरे के खिलाफ उसके तहत उनमें आपस उनकी पार्टीज़ की एडमिशन रिकॉर्ड करने के बाद
कोर्ट क्या करती है, द कोर्ट शैल आफ्टर रीडिंग द प्लेंट द रिटन स्टेटमेंट सच एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज नेसेसरी, मतलब प्लेंट को पढ़ने के बाद, रिटन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद और एग्जामिनेशन करने के बाद पार्टीज की डिटरमाइन करती है द मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज एंड शैल प्रोसीड द फ्रेम एंड कोर्ट, मतलब वो कह रही हैं सारी चीज़ों को देखने के बाद ना वो देखती है कि इन पार्टीज़ के दरमियान किन मैटर के अंदर बेसिकली डिस्प्यूट है, और फिर उसी के बेस के ऊपर वो इनके दरमियान इशू की फ्रेमिंग करती है, जिसके ऊपर से लगता है कि इन इशू के को फ्रेम करने के बेस पर ही बेसिकली जो इनका डिसीजन है ना केस का वो डिपेंड करता है, तो वो इशू वो फ्रेम करेगी। सो आप कह सकते हो कि रूल 5 बेसिकली कह रहा है कि किन फैक्टर्स को देखते हुए वो इशू की फ्रेमिंग करती है। पहले तो नंबर 1 वो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट देखती है। नंबर 2 ये कि कोई इंटेरोगेटरीज जो ऑर्डर 11 के तहत वो डॉक्यूमेंट्स उनको मिले उनको देखती है। पार्टीज़ के एडमिशन को रिकॉर्ड करती है। 12 के तहत ऑर्डर, 12 के तहत ऑर्डर, 10 के तहत उनकी एग्जामिनेशन करती है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि भाई पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट किस चीज़ के ऊपर है। जब उसे पता चल गया है तो फिर उसी की बेस पर वो इनके दरमियान इशू की फ्रेमिंग कर लेती है कि उसे पता चल गया है कि ना ये इन पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट है और इन इशू को मैं फ्रेम करूँगी और इसी इशू के ऊपर जो केस का जस्ट डिसीजन है वो डिपेंड करता है, तो वो उन इशू की फिर फ्रेमिंग कर लेती है। ये आपके पास ऑर्डर 1 के अंदर रूल 5 है, सब्स्टिट्यूटेड रूल 5 है जो कि पंजाब अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है। वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं रूल 2 की तरफ। Rule 2 Issue of law and fact. Rule 2 states that where issue both of law and fact of arise in the same suit, and the court is of opinion that the case or any part thereof may be disposed of on the issue of law only. वो कह रहे हैं अगर कोई ऐसा केस है, कोई सूट है, उस सूट के अंदर दोनों क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है और कोर्ट का ये ओपिनियन है कि पूरा केस या केस के किसी एक पार्ट का डिसीजन जो है ना, मतलब ये फुल केस या इसका कोई एक हिस्सा डिस्पोज ऑफ हो सकता है जस्ट ऑन द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, मतलब अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करूँ तो या तो ये पूरा केस ही डिस्पोज ऑफ हो सकता है यानी ख़त्म हो सकता है, या फिर उसका कोई एक हिस्सा डिस्पोज ऑफ हो सकता है। इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, इट शैल ट्राई दोज इशू फर्स्ट, यानी अब इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट फिर पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही डिसाइड करेगी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि भाई केस में बेशक दोनों क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं लेकिन केस का डिस्पोजल जस्ट डिपेंड कर रहा है, पूरा केस का डिस्पोजल या किसी एक पार्ट का उसका डिस्पोजल डिपेंड कर रहा है जस्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वो पहले फिर उन्हीं को डिसाइड करेगी एंड फॉर दैट पर्पस में इफ़ थिंक फिट, और इसके साथ साथ उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसे अगर बेहतर लगे तो वो पोस्टपोन कर सकती है द सेटलमेंट ऑफ द इशू ऑफ फैक्ट अंटिल आफ्टर द इशू ऑफ लॉ हैव बीन डिटरमाइंड, मतलब अब इस सिचुएशन में जो कि उसने पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो डिसाइड करना है तो उस सिचुएशन में उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर वो चाहे और बेहतर समझे तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की सेटलमेंट यानी उसकी फ्रेमिंग को वो पोस्टपोन कर सकती है, कब तक, जब तक क्वेश्चन ऑफ लॉ का डिसीजन ना हो जाए, मतलब उनकी डिटर्मिनेशन ना हो जाए। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है जो कि कहते हैं मिस्टर जी से कि मैंने आपसे डेप्ट लेना है, 5 लाख का डेप्ट लेना है मैंने आपसे। मिस्टर जी कहते हैं कि भाई ठीक है, नहीं मिस्टर जी ने ठीक नहीं कहना, मिस्टर जी ने कहना है कि भाई डेप्ट आपने मुझसे लेना था लेकिन अब आप मुझसे नहीं ले सकते क्योंकि अब ये डेप्ट टाइम बार्ड हो चुका है। वो कहते हैं पहले आपने मुझसे डेप्ट लेना था पर अब आप ये डेप्ट मुझसे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि अब ये डेप्ट टाइम बार्ड हो चुका है। तो अब ये ही दोनों पार्टीज़ का कोर्ट के सामने क्या इशू है, एक तो है डेप्ट की रिकवरी जो मिस्टर ए ने फैक्ट एलेज किया है वो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो कहता है भाई मैंने से डेप्ट लेना है। जो मिस्टर जेड हैं उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया है वो ये है कि ये टाइम बार्ड हो चुका है डेप्ट, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब ये दो डिस्प्यूट हैं, पार्टी के सामने दो इशू हैं कि क्या ये डेप्ट रिकवरेबल है और क्या ये डेप्ट टाइम बार्ड है। अब इसमें से ये जो डेप्ट रिकवरेबल है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और ये डेप्ट टाइम बार्ड है क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब अगर ये चीज़ डिसाइड कर लेती है कोर्ट कि भाई ये डेप्ट टाइम बार्ड है या नहीं, तो उसी की बेस पर ही कोर्ट केस इनके पार्टीज़ की तरह डिस्पोज हो जाएगा। मतलब अगर कोर्ट को पता चल गया कि ये टाइम बार्ड है तो इसका मतलब ये कि मिस्टर जेड का एलिगेशन ट्रू है और मिस्टर ए का एलिगेशन वैलिड नहीं है, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा कि रिकवरी ऑफ डेप्ट बनती ही नहीं। और अगर ये टाइम पार्ट ना निकला इसका मतलब मिस्टर जेड का एलिगेशन ठीक नहीं है और मिस्टर ए का एलिगेशन ठीक है, तो फिर उस तब भी डिसाइड हो जाएगा। यानी अब इस सिनेरियो के अंदर अगर तो हमें इतना पता चल जाए ना कि ये डेप्ट टाइम पार्ट है या नहीं, यानी ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो जाए, तो इसी के ऊपर ही केस डिस्पोज हो सकता है, इसी के डिसीजन के ऊपर ही बेसिकली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी डिपेंड करता है। सो वो कह रहे हैं अगर इस तरह का सिनेरियो हो जब दोनों केस के अंदर दोनों क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इन्वॉल्व हों और केस का डिस्पोजल जस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ के डिसीजन के ऊपर ही बेटर कर रहा हो, तो कोर्ट फिर पहले क्वेश्चन
क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करेगी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की फ्रेमिंग को भी बाद में ही डिस्पोजल इशू उसकी फ्रेमिंग को भी पोस्टपोन कर देगी तब तक जब तक जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड नहीं हो जाता। सो आई होप ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको ये रूल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रूल 3, मटेरियल फ्रॉम विच इशू में बी फ्रेम, मतलब वो कौन से मैटर्स हैं जिनके ऊपर फ्रेमिंग ऑफ इशू करता है कोड। बेसिकली आप कह सकते हैं कौन से सब्जेक्ट मैटर हैं जिनकी बेस पर फ्रेमिंग ऑफ इशू की जाती है पार्टीज के दरमियान। रूल 3 इससे डील करता है। सो रूल 3 क्या कहता है? द रूल 3 स्टेट दैट द कोर्ट में फ्रेम द इशू फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, मतलब ये क्लॉज ABC के अंदर जो मैटर बताए मैं इन तमाम की बेस पर या इनमें से किसी एक की चीज़ की बेस पर कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम कर सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप लोग कोई डिश बनाने जा रहे हो, कोई रेसिपी आपने ट्राई करनी हो और उसके लिए आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स की मदद से आप एक रेसिपी जनरेट करते हो। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर भी बेसिकली कोर्ट के पास कुछ इंग्रेडिएंट हैं जिसकी बेस पर वो इशू फ्रेम कर रही है पार्टीज के दरमियान। अब वो उसकी पास ऑप्शन है कि बेशक वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर ले या इनमें से किसी एक की बेस पे वो ये इशू फ्रेम कर ले। सो क्या कह रहा है रूल 3? वो कह रहे हैं द कोर्ट में फ्रेम द इशू फ्रॉम ऑल वर्क करके जो फॉलोइंग मटेरियल्स हैं उनको तमाम को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट इशू फ्रेम कर सकती है, इनमें से किसी एक को यूज़ करते हुए इशू फ्रेम कर सकती है। क्लाउज ए, एलिगेशन मेड ऑन ओथ बाय द पार्टीज और बाय एनी पर्सन प्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ और मेड बाय द प्लेटर ऑफ सच पार्टीज। हम लोग ओथ पे एलिगेशन कब बनाते हैं? विद द एफिडेविट में हम बेसिकली ऑन ओथ एलिगेशन लगाते हैं। इसी तरह हम लोग अपने दावा के अंदर भी हम लास्ट में एक वेरिफिकेशन क्लॉज होती है, वो भी एलिगेशन हमारे ऑन ओथ ही होते हैं। सो वो कह रहे हैं कि अगर आपने लेकिन प्लीडिंग वाला पॉइंट जो है बी है, तो यहाँ पर इसलिए ये सेंस क्लियर हो रही है कि अगर आपने कोई एफिडेविट के अंदर कोई एलिगेशन रेज की है पार्टीज ने खुद या उनके बिहाफ किसी पर्सन ने यानी उनके रिकॉग्नाइजेशन ने या फिर उनके प्लीडर ने, तो उन जो ऑन ओथ सो नंबर 1 तो ये कि उन ओथ जो एलिगेशन रेज किए हैं पार्टीज़ ने खुद या उनके प्लीडर्स ने या उनके रिकॉग्नाइज एजेंट ने, तो उन एलिगेशन से भी उन एलिगेशन की बेस पर भी कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इशू कर सकती है। नेक्स्ट है कि जो एलिगेशन उन्होंने प्लीडिंग के अंदर रेज किए हैं या फिर इंटेरोगेटरीज़ के अंदर, यानी जो ऑर्डर 11 के तहत जो इंटेरोगेटरीज़ बहुत प्लेंटिव और डिफेंडर जमा करवाते हैं, उन इंटेरोगेटरीज़ और प्लीडिंग के अंदर जो एलिगेशन उन्होंने रेज किए हैं उन एलिगेशन से इशू फ्रेम कर सकती है कोर्ट। नेक्स्ट है कि जो डॉक्यूमेंट्स दोनों पार्टी में से किसी ने भी प्रोड्यूस किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट में से इशू फ्रेम कर सकती है कोर्ट। सो कोर्ट इशू फ्रेम कर सकती हैं इन तीनों में से किसी एक चीज़ के अंदर से या इन तीनों में से। सो अब नेक्स्ट है रूल 4। रूल 4, कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट बिफोर फ्रेमिंग इशू वगैरह। इशू फ्रेम करने से पहले कोर्ट की डिस्क्रिप्टिव पावर है कि वो विटनेस की एग्जामिनेशन भी कर सकती है और डॉक्यूमेंट्स की भी एग्जामिनेशन कर सकती है। ये टाइटल से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इस रूल में बताया गया है कि वेयर द कोर्ट इज of opinion that the issue cannot be correctly framed without the examination of some person not before the court or without the inspection of some document not produced in the suit। अगर अगर कोर्ट को लगता है ना, उसका ओपिनियन है कि भाई इशू वैलिड इशू फ्रेमिंग ऑफ इशू हो ही नहीं सकती, कब नहीं हो सकती? ऐसे पर्सन को जो कि कोर्ट में ऐसा विटनेस अपेयर हुआ ही नहीं उसकी एग्जामिनेशन के बगैर और ऐसे डॉक्यूमेंट की जो कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया ही नहीं किया उस डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन के बगैर। देन इस केस के अंदर क्या करेगी कोर्ट? इट में एडजर्न द फ्रेमिंग ऑफ द इशू टू अ फ्यूचर डे। तो वो फ्रेमिंग ऑफ द इशू को फ्यूचर डे के लिए एडजर्न कर देगी, मतलब कहेगी मैं किसी अब नेक्स्ट मुस्तकबिल के किसी दिन के अंदर जो है वो कह रहा है कि मैं ना फ्रेमिंग ऑफ इशू करूँगा एंड में, और साथ ही वो क्या करती है एंड में, ये ब्रैकेट वाली लाइन को आप छोड़ दें, वो कह रहे हैं एंड मे कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बाय द पर्सन इज पोजेशन ऑफ पावर बाय समन और अदर प्रोसेस। और फिर साथ ही वो कह रहे हैं फ्यूचर डे पर जजमेंट तो कर दी उसने फ्रेमिंग ऑफ इशू की, साथ ही उसने कंपेल करना है उस पर्सन की अटेंडेंस को कि वो कोर्ट में आए जिसकी उसे गवाही मतलूब है और उस डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन को जो उसके जिसकी उसे इंस्पेक्शन मतलूब है, जिस बंदे की पोसेशन पावर में है ना उसको वो कहती है कि भाई आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, उस बंदे को जिस बंदे को की गवाही मतलूब है उसे आने के लिए कहती है और इन लोगों को बुलाएगी वो बाय समन और अदर प्रोसेस, समन के थ्रू बुलाएगी या किसी अदर प्रोसेस। अब अदर प्रोसेस में आ सकता है कि हो सकता है वो वारंट के थ्रू बुलाए कि अगर नहीं आओगे तो मैं आपके नहीं आओगे या नहीं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करोगे तो मैं गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दूंगी, तो वो कह रहे हैं वारंट के थ्रू बुला सकती है या फिर जो है वो नोटिस के थ्रू बुला सकती है या फिर प्रोक्लेमेशन के थ्रू बुला सकती है। यानी समन के अलावा दूसरे की 3 प्रोसेस अदर प्रोसेसेस में इन तीनों प्रोसेस में से कोई भी हो सकता है, इस प्रोसेस के थ्रू वो इन्हें कंपेल कर सकती है कि भाई आके गवाही दो या आके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। और ये जो ये बुलाना और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है वो होगा सब्जेक्ट टू एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, जो मैंने कहा था ब्रैकेट वाली लाइन का आप छोड़ दें, मतलब ये सारा एक्शन जो उसने परफॉर्म करना है, जो कानून इस टाइम एग्जिस्ट करता है ना उसकी लिमिटेशन के अंदर रहते हुए आप लोगों ने करना है। अब बेसिकली गवाही से रिलेटेड एविडेंस का मतलब हमारे मुल्क में तो कानूनी शहादत है। दूसरा ऑर्डर 16 जो है वो आपको
समन जो आप जारी करते हो डॉक्यूमेंट ऑर्डर 16 और सीपीसी वो से डील करता है इसी का। तो वो कह रहे हैं कि उसकी प्रोविज़न को मद्देनज़र रखते हुए ये इसने कंपेल करना है उन्हें डॉक्यूमेंट बुलाने के लिए और जो है वो गवाही देने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यू। इसमें बेसिकली बताया गया है कि भई अगर कोर्ट से ना कोई इश्यू गलत फ्रेम हो जाता है तो उसे वो स्ट्राइक आउट भी कर सकती है, यानी निकाल सकती है। कोई इश्यू रह जाता है तो उसे वो ऐड कर सकती है, या अगर कोई इश्यू उसमें किया हुआ है उसमें उसने कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो कर सकती है। रूल 5 के तहत वो इसकी पावर है। So रूल 5 कहता है इसके 2 सब रूल हैं। सो रूल 1 स्टेट दैट द कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री, मतलब ये पावर जो एक्सरसाइज होनी है वो डिक्री पास होने से पहले करनी है। डिक्री के पास होने के बाद आप नहीं कर सकते। वो कह रहे कोर्ट किसी भी टाइम पे डिक्री पास होने से पहले अमेंड द इशू और फ्रेम एडिशनल इशू ऑन सच टर्म एज इट थिंक फिट, मतलब एडिशनल इशू भी फ्रेम कर सकती है और जो इशू फ्रेम की उसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है उन टर्म्स और कंडीशन पे जैसे बेहतर लगती है। ये सारा काम उसने करना है डिक्री को पास करने से पहले, किसी भी टाइम में कर सकती है। एंड ऑल सच अमेंडमेंट एडिशनल इशू एज में नेसेसरी फॉर द डिटरमाइन द मैटर कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी शैल बी मेड ऑफ फ्रेम। और ये जो फ्रेमिंग ऑफ एडिशनल इशू हो रही है या फिर जो इशू फ्रेम हुए हैं, इनमें जो अमेंडमेंट हो रही है, इनकी अमेंडमेंट और एडिशनल इशू की फ्रेमिंग जो है वो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए होनी चाहिए कि जो रियल मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है ना बिटवीन द पार्टीज़ उसको डिसाइड करने के लिए ज़रूरी हो। मतलब उन जो रियल मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है पार्टीज़ के दरमियान उसको डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि मज़ीद फर्दर इशू फ्रेम किए जाएँ या कोई जो इशू फ्रेम किया उसमें अमेंडमेंट की जाए, तो देन ये कोर्ट जो है वो ये काम करेगी। नेक्स्ट इज़ अब रूल 2 द कोर्ट में आल्सो एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री, यानी कि कोर्ट जो है वो डिक्री पास करने से पहले किसी भी वक़्त स्ट्राइक आउट एनी इशू दैट अपीयर टू बी रॉन्गली फ्रेम्ड और इंट्रोड्यूस्ड। जब उसे लगता है कि कोई इशू रॉन्गली फ्रेम हो गया या नहीं फ्रेम होना चाहिए था, एवं ऐड हो गया है, तो इस सिचुएशन को वो डिग्री को पास होने से पहले किसी भी टाइम इस तरह के इशू को स्ट्राइक आउट कर सकती है, निकाल सकती है। सो ये आपके पास रूल 5 था। अब रूल 1 टू 5 बेसिकली ऑर्डर 14 के इस सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहे थे कि जब पार्टीज़ के दरमियान इशू फ्रेम किए कोर्ट ने खुद बज़ाते खुद और उस इशू फ्रेम किए हुए बेस पर जब वो केस को डिस्पोज़ ऑफ कर रही है। तो ये रूल जो हैं वो फर्स्ट 5 रूल इस मैटर से डील करते थे। लास्ट के 2 रूल जो हैं वो इस ऑर्डर के वो डील कर रहे हैं कि जब कोर्ट ने इशू फ्रेम नहीं किया पार्टीज़ के दरमियान, पार्टीज़ ने खुद अपने दरमियान इशू फ्रेम किए हैं, पर वो इस बात पे एग्री हैं कि भई जो इशू हमने फ्रेम किए हैं इसके ऊपर कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, हम कोर्ट को सालिस बनाते हैं कि हम उस चीज़ को मानेंगे। तो जब उन पार्टीज़ के अपने इशू जो उन्होंने खुद बज़ाते फ्रेम किए हैं, उनके ऊपर जब क कोर्ट उनकी बेस पर कोर्ट किस तरह इनके दरमियान केस को डिस्पोज़ ऑफ करेगी, ये जो है वो रूल लास्ट 2 रूल इस ऑर्डर के इससे डील करते हैं। सो अब इन्हें डिस्कस करते हैं। सो रूल 6 क्या कहता है? Rule 6 states that question of fact or law may be agreement be stated in the form of issue. वो कह रहे हैं where the parties to a suit are agreed as to the question of fact or law to be decided between them, मतलब जब parties of the suit इस बात पर मुत्तफिक हैं, एग्री करती हैं कि भाई इनके दरमियान जो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना वो इनके दरमियान डिसाइड कर दिया जाए। दे में स्टेट द स्टेट सेम इन द फॉर्म ऑफ एन इशू एंड इंटर इनटू एग्रीमेंट इन राइटिंग, तो फिर इसी इशू को वो एक इशू की फॉर्म में रेज करेंगी, रिटन एग्रीमेंट में उसको लेकर आएँगी एंड दैट अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट इन द अफर्मेटिव नेगेटिव सच इशू, और इस बात पर मुत्तफ़िक होंगी कि भई जो कोर्ट की फाइंडिंग होगी ना, अब चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो, नेगेटिव सेंस में हो, इशू पर हम इस पर मुत्तफ़िक हैं। वो कह रहे हैं सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट और टू बी सर्टेन बाय द कोर्ट और इन सच मैनर एज़ द कोर्ट में डायरेक्ट शैल बी पेड बाय वन ऑफ द पार्टी टू द अदर ऑफ देम और दैट वन ऑफ देम बी डिक्लेयर्ड एंटाइटल्ड टू सम राइट और सब्जेक्ट टू सम लायबिलिटी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, मतलब वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है इशू उनका किसी पैसों के मतलब हो, वो एग्रीमेंट स्पेसिफाई कर देंगी। अब ये कोर्ट फाइंड आउट करेगा कि किस तरीका के तहत और किस पार्टी ने ये पार्ट दूसरी पार्टी को देनी है और कौन पार्टी जो है वो एंटाइटल है किसी राइट की या किस पर किसी किस्म की लायबिलिटी आएगी, बस एग्रीमेंट में ये कोर्ट डिसाइड करेगा। सम प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, हो सकता है किसी उनका डिस्प्यूट जो किसी प्रॉपर्टी से मतलब हो तो वो उस प्रॉपर्टी को इस एग्रीमेंट में लिख देंगी सूट में, और ये जो है वो आपकी कोर्ट डिसाइड करेगी ये प्रॉपर्टी जिस पे डिस्प्यूट है वो कौन सी पार्टी से किस पार्टी को डिलीवर की जाएगी। इसी तरह लास्ट में ये है कि वो हो सकता है कि किसी किसी एक्शन करने या ना करने के बारे में पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट हो, तो यहाँ पर भी अब कोर्ट डिसाइड करेगी उस एग्रीमेंट की बेस पे कि भाई कौन सी पार्टी कोई काम फलां करेगी और कौन सी पार्टी जो है फलां काम नहीं करेगी डिस्प्यूट से रिलेटेड। नेक्स्ट है रूल 7, वो कहता है कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ में प्रोनाउंस जजमेंट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेक सच इंक्वायरी से डीम प्रॉपर। वो कह रहे हैं कोर्ट सेटिस्फाई हो गया है इंक्वायरी करने के बाद, उसे लग पता गया है कि जो एग्रीमेंट जो है ना वाकई पार्टी के दरमियान हुआ था, मतलब किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत नहीं हुआ, वाक़ई वैलिड है, इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब इनका मेजर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जो भी क्वेश्चन इनका है ना जिसके ऊपर इनका है ऑब्जेक्शन, दोनों पार्टीज़ का डिस्प्यूट है, उस क्वेश्चन के डिसीजन के अंदर बेसिकली इनका मेजर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मतलब कि ये डिसाइड होगा
इसके डिसीजन बड़ा मायने रखता है इनके लिए। एंड द सेम इज़ फिट टू बी ट्राइड एंड डिसाइडेड, और ये केस ऐसा है कि इसे ट्रायल होने के डिसाइड होने की ज़रूरत है। देन इट शैल प्रोसीड टू रिकॉर्ड एंड ट्राई द इशू एंड स्टेटेड फाइंडिंग एंड डिसीजन देयर इन द सेम मैनर एज़ द इशू। फिर उसके क्या करेगा, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर वो प्रोसीडिंग करेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ द इशू करेगा, इशू को ट्रायल करेगा और इसके ऊपर अपनी फाइंडिंग और डिसीजन दे देगा। इसी तरीका कार के तहत ऐसे ही समझते हैं कि जैसे इशू उसने खुद फ्रेम किया हो, हालाँकि उसने खुद फ्रेम नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं अगर वो ये सैटिस्फाई हो गया ना इन 3 फैक्टर में से किसी पे, तो फिर वो अब इनकी प्रोसीडिंग करेगा और उसके ऊपर डिसीजन दे देगा। ऐसे ही समझते हैं कि जैसे कि इशू उसने खुद फ्रेम किया है। एंड शैल अपॉन फाइंडिंग और डिसीजन सच इशू प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। और फिर उसके बाद जब डिसीजन दे देगा, तो फिर एक जजमेंट अनाउंस कर देगा। एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशन जो थी उसी के बेस पर वो जजमेंट अनाउंस कर देगा। और जजमेंट जैसे ही प्रोनाउंस होगी उसके बाद एक डिक्री आएगी। जैसे कि जो सेक्शन 33 की रिक्वायरमेंट है कि जैसे एक जजमेंट आती है तो जजमेंट को डिक्री फॉलो करती है कि जजमेंट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय डिक्री। अंडर सेक्शन 33 ऑफ सीपीसी के जजमेंट के बाद डिक्री आती है जिसमें समरी की जजमेंट सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कि जैसे जिसमें जो उसकी समरी की सॉरी डिक्री के अंदर जजमेंट की समरी होती है, उसमें सारा ब्रीफ पॉइंट्स लिखा होते हैं कि क्या राइट्स और लाइबिलिटीज डिटरमाइन हुई है। वो डिटेल जजमेंट की तरह उसमें इतनी डिटेल नहीं होती। फेडरल लेवल पे है कि जस्ट इतना ही बताया हुआ है सेक्शन 33 के अंदर कि भाई जजमेंट के बाद एक डिक्री आएगी। पंजाब में इसमें अमेंडमेंट हुई है कि नॉर्मली 15 दिन के बाद जो है वो जजमेंट के अनाउंस होने के बाद डिक्री अनाउंस आप लोगों ने करनी होती है, यानी डिक्री ने आना होता है। सो ये आपके पास जो है वो टोटल ऑर्डर 14 था। आई होप ये आपको ऑर्डर समझ आ गया होगा।